अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। होश में सरकारी अराजी हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज और नाराबाजी। कहा यह गरीब लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हुक्मनामे को कलअदम करार देने की लोगों की अपील। वादी कश्मीर और लद्दाख में खुश्क मौसम के बीच सर्दी में इजाफा। सयाहती मुकाम पहलगाम में -10.9 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। लद्दाख -16 तक पहुंच गया। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान। लारनाव कोकरनाग में आग की होलनाक वारदात। कई दुकान आग की लपेट में हुए खाकस्तर। लाखों मालियत का हुआ नुकसान। और पुंछ सुरनकोट में खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश। बड़ी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज कुल जमाती इजलास तलब किया है। आपको बता दें, ये इजलास इसलिए तलब किया है ताकि आने वाले इंतखाबात में नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जा सके। इस सिलसिले में 57 सियासी जमातों समेत जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी सियासी जमातों नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस इजलास में शिरकत करने के लिए लीडरों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है ताकि वो इजलास में शिरकत कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन लोगों तक पहुंचाना चाहता है जो लोग किसी वजह से इलेक्शन के दिन वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाब मुनक्कद करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्दी होनी चाहिए और ख़बर यह भी है कि दीगर सियासी जमातें भी जम्मू कश्मीर में इंतखाब मुनक्कद करवाने के हक में हैं और वो भी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रखेंगे। हमारे नुमाइंदे उज्ज्वल हमारे साथ जुड़ गए। उज्ज्वल, क्या कुछ मजीद जानकारी है इस हवाले से? कब ये इजलास शुरू होगा? उज्ज्वल, आपको आवाज आ रही है? आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज कुल जमाती इजलास तलब किया है और आपको बता दें इस इजलास में आने वाले इंतखाबात में नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जा सके, इस सिलसिले में बात होगी। और आपको बता दें इसके हवाले से 57 सियासी जमातों जिसमें जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी सियासी पार्टियां उनको भी दावतनामा भेजा गया है। उज्ज्वल हमारे साथ जुड़ गए। उज्ज्वल, क्या कुछ मजीद जानकारी है इस खबर के हवाले से? क्या ये इजलास शुरू हुआ है या कब ये इजलास शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जो मीटिंग बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीटिंग, वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई थी और तकरीबन 11 बजे का समय था। ये मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तकरीबन देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसके अनुसार 8 जो राष्ट्रीय पार्टी और तकरीबन 57 जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है आमंत्रण दिया गया था। और आप इससे पहले देखेंगे तो कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां पर आज ये मीटिंग हुई, कल जो कांग्रेस ने एक मीटिंग करी थी जिसमें पार्टियां हैं उनको कांग्रेस की तरफ से आमंत्रण दिया गया था कि आज की जो मीटिंग होने वाली है जिसमें वो तमाम पार्टियां जो है क्या राय जो है वो रखने वाले, क्योंकि कांग्रेस जो है वो समय समय पर EVM का भी विरोध करती हुई आई है और साथ ही ये जो RV जो मशीन आ रही है, रिमोट वोटिंग मशीन जो आ रही है, इसका भी जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं विरोध करती हुई जो है वो नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसकी जो विश्वसनीयता है और पारदर्शिता है उस पर जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो है वो सवाल खड़े किए हैं। अगर आप बात करेंगे तो जब मीटिंग शुरू हुई, अपने दर्शकों को जानकारी दे देते जो नेता इसमें पहुंचे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से गया इसमें दिग्विजय सिंह और SP की तरफ से गया राम गोपाल यादव और इसके साथ PDP की तरफ से गए सोहेल बुखारी, अकाली दल की तरफ से गए हैं प्रेम सिंह और इसी के साथ TMC की तरफ से अगर बात करें तो कल्याण बनर्जी जो है वो गए हैं। साथ ही RJD की तरफ से मनोज झा और जयप्रकाश यादव जो है वो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। BJP की तरफ से जो है भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं और DMK की तरफ से जो है वो C विलियमसन जो है वो पहुंचे और JP की तरफ से लल्लन सिंह पहुंचे हैं।
तो ये वो लोग हैं, कुछ लोग जो आज इसी इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग है, वहां पर पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमको एक प्रोटोटाइप भी दिखाया गया कि किस तरीके से जब इलेक्शन होंगे तो ये जो मशीन है वो किस तरीके से काम करेगी। हालांकि अब ये मीटिंग में क्या बातें होती है वो इस मीटिंग के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने खुले शब्दों में जो है वो कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है ये आरवीएम मशीन का जो है वो विरोध करेगी। दिग्विजय सिंह की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी। कल की जो मीटिंग बुलाई गई थी कांग्रेस ने, जिसकी अध्यक्षता करी थी, उसमें तमाम जितनी भी पार्टियां पहुंची थी वो भी यही चाहती है कि आरवीएम जो मशीन है उसके ऊपर जो पारदर्शिता है वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन साफ करे। तो आज की जो मीटिंग हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल कहीं ना कहीं देखी जा रही है। अब जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद जब तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष या महासचिव जो पहुंचे हैं आज इस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन की, जब वो बाहर आएंगे तो अंदर क्या कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने अपने तरफ से क्या इलेक्शन कमीशन को सुझाव रखे, इलेक्शन कमीशन के सामने जो है सवाल भी रखे हैं, वो तमाम बातें जो है वो कुछ ही देर में बस पता लग जाएंगी। 11 बजे के आसपास का समय था जब ये मीटिंग शुरू हो चुकी है और तकरीबन आते लगा लीजिए 20 मिनट से ज्यादा का जो है वो समय बीत चुका है। कुछ ही देर में जो है वो जो मीटिंग है वो खत्म होगी तो उसके बाद पता लगेगा कि अंदर क्या कुछ हुआ और राजनीतिक पार्टियों ने अपने जिस तरह से आपने कहा कि इस मीटिंग में नई टेक्नोलॉजी को लेकर बात होगी, तो क्या ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये आने वाले इंतखाबात में इसका यूज हो सकता है? देखिए आरवीएम जो प्रोटोटाइप है, आरवीएम मशीन जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है जो प्रवासी लोग हैं वो उनके लिए कहीं ना कहीं जो है एक बेनिफिट का काम करेगी। वो अपने जो वोट का अधिकार है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेकर जो आज प्रोटोटाइप दिखाया जा रहा है इसके बाद जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों से एक तो सुझाव भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मांगा है। तो आज की जो ये मीटिंग चल रही है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले जो इलेक्शन होने हैं उसकी कहना कहीं जो है तस्वीरें साफ करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आगे के सूत्रों से खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं इस मशीन का जो है वो इस्तेमाल करने की जो है इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, इसलिए ये जो मीटिंग है वो बुलाई गई है। अब इस मीटिंग में क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ इलेक्शन कमीशन ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को बताया और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या कुछ अपने सवाल जो है वो रखे गए, वो कुछ ही देर में पता लग जाएगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पर जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां देंगे या बाहर आके मीडिया से बातचीत करेंगे, वो सारी बातें तभी क्लियर हो पाएंगी। उज्जवल, क्या इस हवाले से कोई जानकारी है कि कब तक ये मीटिंग जारी रहेगी, कब ये मीटिंग खत्म होगी? देखिए तकरीबन 11 बजे का समय था, मैंने आपको बताया, और अब तकरीबन देखिए समय जो हो चुका है वो 11:40 के आसपास का हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 40 मिनट से ज्यादा की जो है वो मीटिंग ये चल चुकी है और कुछ ही देर की जो मीटिंग है वो ये बची हुई है। अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं तमाम अपने सवाल जो है वो एक एक करके जो है इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी हैं जो पहुंचे हैं उनके आगे जो है इलेक्शन कमीशन के आगे रखेंगे, फिर उनकी तरफ से सुझाव जो है वो भी सुने जाएंगे। तो देखिए 40 मिनट का समय बीत चुका है, अब बहुत मुमकिन है कि बहुत ही जल्दी ये मीटिंग जो है वो खत्म हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आपको बता दें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज इजलास तलब किया गया और ये मीटिंग जारी है और इसमें पीडीपी ने भी शिरकत किया है और पीडीपी के अलावा बहुत सारी दीगर सियासी जमातें हैं वो उन्होंने इसमें शिरकत किया और फिलहाल मीटिंग जारी है। और इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर इंतखाब के हवाले से बात होगी और नई टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी मजलिस आमा की 2 रोज़ा मीटिंग आज से दारुल हुकूमत की नई दिल्ली में म्यूनसिपल काउंसिल के कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होगी। इस अहम मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की मियाद में तोसी की जा सकती है। इसके साथ असम्बली और आम इंतखाबात के हवाले से पार्टी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कौमी सदर के तौर पर जेपी नड्डा की 3 साल मियाद इस महीने खत्म हो रही है। वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात तक पार्टी की क़यादत कर सकती है। पार्टी ने कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के आगाज से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए पटेल चौक से नई दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो का एहतमाम किया है। रोड शो के बाद एग्जीक्यूटिव मीटिंग शाम 4 बजे शुरू होगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा इफ्ताही इजलास से खिताब करेंगे और अगले दिन वज़ीर आज़म मोदी के खिताब के साथ इसका इख्तिताम होगा। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद ताड़वे ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी सदर नड्डा के अलावा पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के 12 वज़राए आला और 5 नायब वज़ीर आला, 35 मरकजी वज़रा, 17 रियासती में पार्टी के लीडरान समेत तकरीबन 350 लीडरान एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में सियासी, माशी और समाजी करारदादी मंजूर की जाएगी। एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहले पीर को सुबह बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के कौमी अहदेदारों
तमाम रियासतों के सदूर वज़रा और तंजीम के वज़रा की मीटिंग होगी। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में एग्जीक्यूटिव एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। तावड़े ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा आज दोपहर 3 बजे NDMC सेंटर में नेशनल एग्जीक्यूटिव के आगाज से पहले एक नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें, सरकारी अराजी के हुक्मनामे पर जम्मू से कश्मीर तक शोर बरपा हुआ है और इस हवाले से आज जम्मू में एहतजाज होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और दीगर कई जमातें इस एहतजाज का हिस्सा होंगी और उनका मुतालबा है कि सरकारी अराजी हुक्मनामे को कलअदम करार दिया जाए। आपको बता दें, रेवेन्यू महकमे की तरफ से सरकारी अराजी को लेकर कई दिन पहले हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो 31 जनवरी तक सरकारी अराजी को खाली करे और कई जगहों पर इस हवाले से इंतजामी कार्रवाई भी चलाई गई। इधर जब से हुक्मनामा जारी हुआ तब से इसके खिलाफ एहतजाज जारी है और मुतालबा है कि इस हुक्मनामे को कलअदम करार दिया जाए। सरकारी अराजी के हुक्मनामे पर जम्मू से कश्मीर तक लगातार शोर बरपा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस हुक्मनामे के हवाले से, आपको सुनाते हैं। जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात जो रखनी थी हमने उसके लिए आए हैं आप, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात, अभी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक 5-6 दिन पहले एक ऑर्डर निकला था कि भी जितने भी स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, रोशनी एक्ट की लैंड, जितने भी किसी के पास कनाल 10 मरले 5 मरले हैं तो उसको विकेट करने का एक ऑर्डर निकला था। उस ऑर्डर के ऊपर ब्रीफ करते हुए यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हमारे जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में रात से देख रहा था कि उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा जी गरीब लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा और जो बिग चंक ऑफ लैंड्स हैं उनको हम कवर करेंगे और जो जिन लोगों के पास 500 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल जमीनें हैं वो रिकवर करेंगे। तो इस स्टेप का तो हम भी वेलकम करते थे, लेकिन इसके साथ साथ में आज ये तहसील मेंढर का जो नोटिफिकेशन है ये निकला है। इसके साथ में ये हवेली का है, इस तरीके से और हैं 2-4 ये निकल के आए हैं। फिर खरेतर एक एरिया है वहां का है, नायब तहसीलदार साहब निकाल रहे हैं। ये है हमारे बीजी बालाकोट का। तो मैं आपकी रिसर्च से ये पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकार से कि क्या वो जो आप कह रहे थे बिग चंक ऑफ लैंड्स और बड़े बड़े लैंड माफियाज जिन्होंने जमीनों का कब्जा किया हम उनको निकालेंगे, तो क्या वो ये इन एरियाज के अंदर रहते हैं? ऐसे बुदल के निकल के आए हैं, रजौरी के निकल के आए हैं, रेसी के निकल के आए हैं लेटर। तो ये नोटिफिकेशंस जो निकल के आई हैं एरिया वाइज निकलना शुरू हो गई हैं और ये पूरे जम्मू कश्मीर में अब निकलेंगी। जैसे कि इनकी ये दिख रहा है हमें कि डेली 2-4 एरिया के नोटिस निकल के आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये पूरे जम्मू कश्मीर के निकलने हैं। हम आपकी रिसर्च से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि ये जो अगर आप कह रहे हैं कि बिग चंक ऑफ लैंड्स जो है लोगों ने कवर करके रखे हुए हैं स्टेट लैंड के, तो क्या ये बिग फिशेस जो है वो आपको इन पहाड़ी हिली एरियाज के अंदर मिल रही हैं? क्योंकि मैं पर्सनली इन एरियाज को जानता हूँ, उस एरिया का रहने वाला हूँ, लोगों को जानता हूँ। तो मैंने वहां पर देखा है कि भाई किसी के पास मालकाना जमीन हो, फॉरेस्ट की हो, स्टेट की हो, दफा 4-8 हो या कोई भी दफा हो, किसी की भी जमीन अगर हम एक मिला के चलें तो 2 कनाल से ऊपर किसी के पास जमीन नहीं है। और उन 2-2 कनाल जमीन वालों को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये लैंड माफियाज हैं, ये फलाने हैं, डमकाने हैं, तो मैं आपकी मिसाल से यहाँ से सरकार से कहना चाहूंगा कि सबसे बड़े माफिया तो आप हैं, सबसे बड़ी माफिया तो बीजेपी है, सबसे बड़ी माफिया तो सिटी के अंदर, शहर के अंदर हजारों करोड़ रुपए की जमीन को लेके बैठे हुए हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना करके आप जो ये रूरल के अंदर जा रहे हैं और गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस परेशानी को खत्म किया जाए। मैं आपके साथ से आज की यही बात रखना चाहता हूं और साथ में ये कहना चाहता हूं अपनी पब्लिक से भी कि डरने की कोई बात नहीं है। आज वक्त आ गया निकलने का, आज तक नहीं निकले थे आप लोग, अब निकलिए प्लीज और अपनी जमीनों को बचाइए। चलिए जम्मू आपको लिए चलते हैं जहां हमारी नुमाइंदा अरथिका हमारे साथ ज्वाइन किए हुई है। अरथिका, क्या कुछ जानकारी है? एहतजाज शुरू हुआ है, कब ये एहतजाज शुरू होगा और कौन कौन इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जो ऑर्डर कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आई है उसी के विरोध में जम्मू की सड़कों में कुछ ही देर में प्रदर्शन होने वाले हैं, जिसमें पीडीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और उसी के साथ आपको बता दें कि दूसरे स्पॉट पे बीएपी के तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। रितिका, क्या ये छोटे पैमाने पर एहतजाज होगा या बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा? कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? आम लोग भी इसमें शामिल होंगे या सिर्फ सियासी जमातें ही होंगे?
आज का जो प्रदर्शन होने वाला है उसमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता ही सम्मिलित होंगे। ये छोटे पैमाने पे प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। हाँ, इसके बाद जो प्रोटेस्ट होंगे उनमें जरूर तमाम लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। अभी तक अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु उसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन होते रहे तो आने वाले समय में हो सकता है कि सब एक ही मंच पे एकत्रित होके एक साथ सड़कों पे उतरे। रितिका, कब तक ये उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि 12 बजे का समय इन्होंने बताया है कि 12 बजे ये सीधे सड़कों पे उतरेंगे, फिर लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। और उसी के साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि आम जनता को इसके चलते किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। परंतु अगर कोई हंगामा होता है, किसी भी प्रकार का माहौल खराब होता है तो ऐसे में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। रितिका, खबर यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन शुरू किया गया है और डीएपी भी इसमें शामिल हो सकती है, और पीडीपी उनके हवाले से क्या तैयारी की गई है और सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम हैं? आपको बता दें कि पीडीपी ने अपने दफ्तर में ही फिलहाल के लिए एक छोटा सा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है और वहीं पे आज वो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के विषय में बताने वाले हैं, उसी के खिलाफ बोलने वाले हैं और इसमें किन लोगों का नुकसान है और किन लोगों पे हथकंडे अपनाने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पे कहीं ना कहीं आज वो बात कर सकते हैं। और उसके अलावा डीएपी की अगर मैं बात करूं, उनकी तरफ से अलग अपना प्रदर्शन जो है वो जम्मू के पनामा चौक में होगा और वहीं पे वो एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं बांडाफोड़ करने का कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आपको बता दें, जम्मू में आज सरकारी अराजी के हुक्मनामे को लेकर एहतजाज की कॉल दी गई है और कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और डीएपी भी इस एहतजाज में शामिल होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू श्रीनगर कौमी शायरा को दोबारा बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के आमदोरफ्ते के लिए बंद कर दिया गया और बताया जा रहा है कि कई मकामात पर पस्सियां गिर आई है, जिसके बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शायरा को ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें है, कौमी शायरा से श्रीनगर जम्मू कौमी शायरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कई जगहों पर पस्सियां गिर आई है, जिसके बाद एक बार फिर कौमी शायरा को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कौमी शायरा को फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आपको बता दें, इससे पहले बर्फबारी हुई थी, उसके बाद कौमी शायरा को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर बहाल किया गया था। छोटी बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई थी। ताहम इस वक्त फिर कई जगहों पर पस्सियां गिराई, जिसके बाद शायरा को फिर से बंद कर दिया गया। आरिफ हमारे साथ ज्वाइन किया। आरिफ, क्या कुछ मजीद जानकारी इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जरूर, मैं आपको बता सकता हूँ कि बर्फबारी के चलते जहां जम्मू कौमी शायरा पे एक दिन जो है ट्रैफिक मुअत्तल रहा था, वहीं पे मशीनरी को बरने के बाद जो है ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो बिल्कुल बाकायदा देखी जा रही है। लेकिन इस वक्त की बात करें, अभी अभी अगर हम बात करें तो जम्मू कौमी शायरा पर पैंतीहाल के मुकाम पे की वजह से जम्मू कौमी शायरा को बंद किया गया। अलग सुबह कौमी शायरा ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज जम्मू से श्रीनगर की ओर बड़ी माल बाजार गाड़ियों को चलने की इजाजत थी। वहीं पे दोनों तरफ से जो लाइट मॉडल व्हीकल्स है उनको भी चलने की इजाजत दी गई, क्योंकि बर्फ पिघलने के साथ जिस तरह से बारिशों का पिछले दिनों सिलसिला जारी रहा, उसके चलते जो है पैंतीहाल स्टील टनल के साथ में जो शूटिंग स्टोन है उसकी वजह से फिलहाल दोनों अतराफ से एहतियाती तौर पर जो है ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। जिस तरह से हमारी ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ बात हुई, ट्रैफिक डीएसपी अजगर मलिक के साथ बात हुई, उनका मानना है कि शूटिंग स्टोन की वजह से जो है फिलहाल एहतियाती तौर पे ट्रैफिक को बंद कर देंगे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा जो है उस जगह पे देखने को न मिले। क्योंकि स्टील टनल जो पैंतीहाल के इलाके में है, वहां पर इससे पहले अच्छी वजह से वो स्टील टनल जो है वो थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था, वहां पर वो गार्डर्स जो है बिल्कुल गिर के तबाह हो गए थे। लेकिन इस समय जो शूटिंग स्टोन का सिलसिला है उसको देखते हुए जम्मू कौमी शायरा पे फिलहाल तौर पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। आरिफ, ये बताइएगा कि किन किन मकामात पर पस्सियां गिराई है और इस हवाले से क्या बहाली का काम जारी है और कब तक शायरा को फिर से बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल जरूर, मैं आपको बताता चलूं, जहाँ की सुबह सुबह में जो चिलाई कलान का मौसम चल रहा है, जो नवयुगा टनल के साथ में जो ब्रिज है वहां पर स्लिप के सबब जो है वहां पर एहतियाती तौर पर ट्रैफिक को जो है उसी एतबार से बहाल किया। जो
जहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से जो शूटिंग सिलसिला है उसको देखते हैं। फिलहाल फिलहाल इस समय जो है कौमी शहर पे ऐसी जगह है जहाँ पर खड़ा थोड़ा लाग है, क्योंकि पेंटियाल जो है काफी ज्यादा स्थिति में रहता है शूटिंग स्टोन या स्लाइड की वजह से। लेकिन आज ही जो है अभी 2 मिनट पहले जो है पेंटियाल के इलाके में शूटिंग स्टोन की वजह से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी जगहों पे जो है यानी वो पश्चिमी सिलसिला वो हाईवे पे नहीं देखने को मिल रहा है। सिटी रास्ता बनाया गया है कहीं न कहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आपको बता दें पैंथाल के मुकाम पर पसिया गिरा है, जिसकी वजह से कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इधर सरहदी जिला पुंछ में भी सरकारी अराजी हुक्मनामे को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें लोगों ने सड़कों पर आकर टायर भी जलाई। लोगों का कहना है कि यह हुक्मनामा गरीब लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इस हुक्मनामे को कलअदम करार देने की मांग की है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक काला कानून, मैं तो इसे काला कानून कहूंगा, जो अक्सर गवर्नमेंट की तरफ से गरीब लोगों के ऊपर जो थोपे जा रहे हैं। देखें, जो गरीब आदमी, एक तो खासकर आप देखें रिफ्यूजी लोग जो वहां से माइग्रेंट होकर यहाँ पर आए, वो कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर आके बसे, यहाँ पर आके अपने आशियाना बनाया। अगर आज गवर्नमेंट उसको भी तोड़ेगी तो मेरे ख्याल से उसके लिए पुंछ, जम्मू कश्मीर, खासकर यहाँ के लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। हम आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जैसा कि कल भी मैंने देखा कि हमारे कुछ भाई थोड़ा बचकर कहना चाहते हैं कि जी यहाँ की गवर्नमेंट का नहीं, अफसर जो है वो जो काम कर रही है। आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि अफसर अच्छाई नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उससे एलजी साहब जम्मू में बैठकर इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमें ये खुले दिल से कहना चाहिए कि दिल्ली की सरकार का जो फैसला है वो हम पर थोपा जा रहा है। अगर जम्मू में बैठ के कोई अफसर जहां से उतरता है वहां पर फैसला लेता है तो आप उसको पहले बोले वो यहाँ वहां पे भी जाए, देखें कि वो किन हालात में, किन मुश्किलात में ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं, रह रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे जो हमारे पास प्लाट है वहां पर हम लोगों ने मकान बनाए, आशियाना बनाया। अगर आपने काम करना है, जो बड़े मगरमच्छ जिनको आपने हजारों कनाल, 500 कनाल फॉरेस्ट की लैंड लॉट की है, स्टेट लैंड लॉट की है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, पब्लिक आपके साथ चलेगी, आपको फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप गरीबों के साथ ये करोगे तो शायद ये आपके लिए पब्लिक को संभालना 1978 के जैसा होगा। ये हम गवर्नमेंट को वार्निंग देते हैं आपके माध्यम से। नारे दिल्ली, नारे दिल्ली। सर, जो आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है, ये हमारे जन जन की, यहाँ की लोगों की डिमांड है। चाहे कोई चलास का है, मंगनार का है, दरे का है, दगवार का है। ये जो गवर्नमेंट ने ये काला कानून लाया है कि जिन पे लोगों के घर बने हो, जिन पे उनकी जमीनें हो, जहाँ पर उनके माल मवेशी चले, चारा खाएं, अपना रोजी रोटी का जो उनका रोजगार है वो छीनने की कोशिश अगर ये करेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा कह देना चाहते हैं 76 में एक टाइम था जब यहाँ पर 6 कबीले को छीन। आगे बढ़ते हैं, इधर कुटवा हीरानगर के लोग एहतजाज पर बैठे हैं। आपको बता दें गुज़श्ता 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि महकमा की तरफ से मुआवजा दिया जाए। इनके ज़मीनें और दुकानें नाकाफी है। उन्होंने कहा कि शाहरा के किनारे उनकी करोड़ों रुपये मालिक की दुकानों का मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है, जबकि एक्सप्रेस वे जैसे मनसूबों में लोगों की बहाली और लवाकिन के लिए नौकरियों का इंतजाम है और उन्होंने इनकी कमर्शियल अराजी का भी मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता वो वहां से नहीं उठेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। जगह दो, दूसरा जो मुआवजा दे रहे हैं 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। आज कौन सी दुकान है जो आदमी बना सकता है नेशनल हाईवे के? किसी को दुकान बनाने के लिए जगह भी नहीं मिलती, 20 कनाल 20 लाख से कम। तो ये जो मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से और ये हमारे जो मिनिस्टर हैं वहाँ पर नितिन गडकरी जी, उनसे भी यही कहते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप इंटरवीन करो और लोगों का जो दर्द दुख है वो सुनो। ये लोग जो इतने दिन ठंड में बैठे हैं, ये इनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यही है कि इनका रोजी रोटी का साधन है, इससे ही अपना गुजारा करते हैं, परिवार पालते हैं।
तो अगर ये आप रोड इससे ज़बरदस्ती करेंगे तो ये फैमिलियाँ बर्बाद होंगी, इनका नुकसान होगा और जो एक अच्छा एक फैसला नहीं होगा सरकार का। हाईवे अथॉरिटी हमारी ज़मीनों को, दुकानों को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा है। वो हमें रोड दे रहा है, इसका रेट दे रहा है 3,80,000 रुपया पर कनाल, जबकि ये रेट इन्होंने कहाँ से लाया, हमें भी बहुत ही हैरानी हो रही है। इस नेशनल हाईवे को ये रेट कहाँ से मिले हैं? जब कोई ज़मीन लिखवाने जाते हैं उसकी फीस लगती है 24 लाख 25 लाख सरकारी रेट है, हमें ये दे रहे हैं 3,80,000 पर कनाल का। और जो कह रहे हैं कि ये ज़मीन एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है, मुझे ये बताएं कि नेशनल हाईवे के किनारे कौन सी जगह होती है जो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर है? जो नेशनल हाईवे के किनारे जगह है वो कमर्शियल जगह है। एक ही दुकान की कीमत 30-30 लाख रुपया दुकान है की कीमत है। ये दे रहे हैं किसी को 70,000, 80,000, 90,000, 2 लाख, 4 लाख, इससे क्या बनेगा? मेरी खुद की 19 दुकानें की हुई हैं, मुझे दे रहे हैं 11,97,000 रुपया। मुझे एक यहाँ परिवार हो रहा है, 6 बेटे हैं उनके, 6 के 6 की शादी हो चुकी है, उनको गवर्नमेंट ने 8 मरले जगह अलॉट कर रखी है, उनको दे रहे हैं 14 लाख रुपया। वो 14 लाख में कहाँ जाएंगे? हम कहते हैं कि ऐसे बहुत हैं, किसी को दे रहे हैं 2-2 लाख। रोजगार उन्होंने बिल्कुल लोगों को बेरोजगार कर दिया। चाहते हैं क्या होना चाहिए? अभी चाहते हैं कि कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति यूटी लद्दाख अजीत कुमार साहू ने पीएचई करगिल वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूटी इंतजामिया के बाकी जिम्मेदार और आम लोग भी मौजूद थे। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि लेबोरेटरी से लोगों को साफ पानी फराहम करने में मदद मिलेगी। जल जीवन मिशन में क्वालिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके लिए जो है हमने कम्युनिटी का कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया है और हर गांव में, हर पंचायत में फील्ड टेस्टिंग किट मुहैया कराए हैं और हर गांव के जो कमेटी है उनको हमने टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी है। लेकिन वो जो ट्रेनिंग है, वो जो टेस्टिंग होती है वो हर तरह की टेस्टिंग वहाँ नहीं होती। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो BIS 10,500 स्टैंडर्ड का जो पानी है वो सभी जगह से मिलता रहे, सभी उसको उस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए, इसलिए एक अलग कमिश्नरेट जो है क्वालिटी मॉनिटरिंग का बनाया गया है। और उसके लिए पूरी एक चेन जो है लेबोरेटरीज़ की हम खोल रहे हैं। पूरे लद्दाख में 10 लेबोरेटरीज़ हमारा प्लान है और 5 जिसमें कि कारगिल में है, इसमें एक मोबाइल लेबोरेटरी भी होगी। तो इसमें जितने भी बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग और केमिकल जो कंटामिनेशन है उसकी टेस्टिंग का प्रावधान है। उसके लिए जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सभी परचेज हो गए हैं। उसके अलावा जो हमारे इस लेबोरेटरीज़ को चलाने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है, केमिस्ट की ज़रूरत है, उनकी हायरिंग भी हो गई है। उनकी ट्रेनिंग एक हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से कराई है और अभी एक टीम हम भेज रहे हैं गुजरात में उनकी ट्रेनिंग के लिए। और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होगी मेरे ख्याल से 2 वीक्स की। तो उसके बाद हम पूरी तरह से तैयार हैं। फिर इन सभी लैब्स का NABL एक्रेडिटेशन भी होना है और जिसके लिए हमने अप्लाई कर दिया है। एक्रेडिटेशन आते ही हमारा सारे जो है वो लैब्स की एक्रेडिटेशन। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लुलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।